नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों एमपी जीके के जो 3 मॉडल पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जिसमें सम्मिलित हैं, अपन पहले देख चुके थे, अपन उनको समझ भी चुके थे। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी जीडी मॉडल पेपर में जाकर आप उनको देख सकते हैं। चलिए आज चौथा वीडियो एसएससी जीडी का स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। मतलब किस गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है या अम्ल वर्षा होने का कारण कौन सी गैस है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन। तो दोस्तों जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SO2। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो गैस है वो कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। आप SO2 को क्या लिख सकते हैं, सल्फर डाई और ऑक्साइड। ठीक है, ये गैस क्या है, अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट। तो कौन से पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है आपके पास लोहा, तांबा, पारा और पानी। अच्छा दोस्तों, इसका आंसर देखने के पहले अपन समझते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा आखिर होती क्या है। विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों, जो पदार्थ होता है, किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो दोस्तों पानी एक ऐसा है, इन चारों ऑप्शन में पानी आंसर आएगा इसका, क्योंकि पानी का जो ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं अपन, अगर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसके लिए जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा, पानी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 1948, 1948, 1945, 1946 और 1947। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, WHO की स्थापना कब हुई थी, मैं आपको डेट बताता हूं। तो 7 अप्रैल एग्जैक्ट डेट है इसकी, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय है इसका जिनेवा। और जिनेवा किस देश में पड़ता है, तो दोस्तों जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। क्लियर है। तो अब आप आंसर लगा सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1948। और मुख्यालय कहाँ है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। आंतरिक अंगों का परीक्षण बोल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा, एंडोस्कोप के द्वारा। जो एंडोस्कोपी होती है वो किसकी होती है दोस्तों, पेट की, और पेट के जो संबंधित अन्य जो अंग हैं उनकी होती हैं। तो क्या हो जाएगा, आंतरिक अंगों का परीक्षण किसके द्वारा होता है, एंडोस्कोपी के द्वारा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसके लिए होता है, जो हृदय की जो ये होती है पल्स के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। माइक्रोस्कोप क्या होता है, किसी भी छोटी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको बड़ा करके देखने के लिए किसका यूज होता है, माइक्रोस्कोप का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी। जो फेमस बुक है, जो हेमलेट है, बेस्ट सेलिंग बुक है हेमलेट, ये किसने लिखी थी, इसके ऑथर कौन थे। तो विलियम शेक्सपियर, आर्थर कास्टलर, जॉर्ज बर्नार्ड शो और माइकल एंडरसन। तो चर्चित बुक जो मतलब फेमस बुक जो हेमलेट है वो किसने लिखी थी, विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबेर कप का संबंध किससे है। दोस्तों उबेर कप जो है उसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास विश्व बैडमिंटन महिला, विश्व बैडमिंटन पुरुष, विश्व टेबल टेनिस महिला और विश्व टेबल टेनिस पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैडमिंटन। जो महिला विश्व बैडमिंटन है उसका संबंध किससे है, उबेर कप से है। तो उबेर कप दिया जाता है विश्व बैडमिंटन महिला में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। मतलब सिंधु घाटी जो लिपि है उसकी सूचना का स्रोत क्या है? आभूषण, मुहरें, मूर्तियां या फिर खिलौने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुहरों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? सिंधु घाटी लिपि की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का संबंध, जो कौटिल्य चाणक्य थे जिनका संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था, वो किस विश्वविद्यालय में संबंधित हैं? तो ऑप्शन है आपके पास वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो कौटिल्य चाणक्य का संबंध किससे है? तक्षशिला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहांगीर ने मृत्यु दंड, ऑप्शन है आपके पास गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों सिख गुरु जो हैं, गुरु अर्जुन देव जो थे, उनको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और ध्यान में रखना है कि वह कौन सिख गुरु थे जिनके दोनों बेटे जिंदा दीवार में चुनवा दिए थे? दोनों बेटे जिंदा दीवार में चुनवा दिए थे। तो कौन से सिख गुरु थे जिनके दोनों बेटे जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके दोनों बेटे जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए थे, जिनका नाम क्या था? उनके बेटे थे, एक तो थे जोरावर सिंह और दूसरे थे फतेह सिंह। ये कब की बात है दोस्तों? 1704 की बात है। तो दोस्तों सन 1704 में मुगलों के द्वारा गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जिनके नाम थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये दोनों जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने मुगल काल का जिसमें से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो मतलब ऐतिहासिक विवरण लिखा मतलब मुगल काल में एक फेमस राइटर कौन थे एक तरह से देखा जाए तो नूरजहां, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कि मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा है? तो दोस्तों किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी वाला, गुलबदन बेगम। अच्छा, गुलबदन बेगम की जो रचना अगर पूछ ली जाए, फेमस रचना क्या थी? तो हुमायूं नामा। ठीक है, गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की थी? हुमायूं नामा की रचना की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। मतलब संस्थापक नेताओं में कौन थे? ऑप्शन है आपके पास BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें तो इसके संस्थापक नेताओं में एक थे भगत सिंह। तो क्या आंसर आ जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? भगत सिंह जो थे वो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेता थे। इसके साथ ही इनके साथ और कौन थे? चंद्रशेखर आजाद जैसे कई दिग्गज नेता थे, क्रांतिकारी थे। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1924 में। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी स्थापना? तो कानपुर में हुई थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इसका थोड़ा सा और समझ लेते हैं अपन कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर की थी। स्थापना करी थी 1924 में कानपुर के अंदर। लेकिन कुछ सालों बाद यानी कि महज 4 साल के बाद 1928 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रख दिया गया था। 4 साल के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इसका नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंजाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। दोस्तों 1932 की बात हो रही है कि रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक सांप्रदायिक पंजाट लाया गया था। उसमें पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? क्या मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए या फिर अछूतों के लिए? तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाता, न तो मुसलमानों के लिए, ना ही भारतीयों के लिए, ना ही एंग्लो इंडियन के लिए। किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए ये बनाया गया था। पृथक निर्वाचन समूह 1932 में मुस्लिमों अछूतों के लिए बनाया गया था। लेकिन दोस्तों अगर मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन की जो सुविधा है वो पहले ही दी जा चुकी थी, जो 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1909 में
मुस्लिम लीग के स्थापना के 3 वर्ष के बाद ही क्या हुआ था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा दे दी गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज जो है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि केवल जो बड़े बड़े लोग हैं, प्रसिद्ध वर्ग हैं उनके लिए। तो इसकी घोषणा किसने की थी, तो ऑप्शन है आपके पास सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू और गोपीनाथ साहा। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी जो स्वराज आम जनता के लिए इसकी जो सूत्र किसने दिया था, ये चित्तरंजन दास ने दिया था, सी आर दास ने ये फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो आपके पास ऑप्शन है 1917 में, 1918 में, 1915 में और 1921 में। तो गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी 1917 के अंदर साबरमती नदी के किनारे। कहाँ की थी, साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। ये अहमदाबाद के पास में, अहमदाबाद गुजरात में स्थापना की थी, ठीक है, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C8 टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो दोस्तों C8 टायर के ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, आमिर खान, आयुष्मान खुराना, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। तो क्या है, C8 टायर्स के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है आमिर खान। क्लियर है दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए कि MRF टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों मेडिकल डिवाइस पार्क जो है देश का जो सबसे पहला कहां स्थापित किया जाएगा, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर हरियाणा में। तो देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 में भारत की रैंक क्या है। जो विश्व जोखिम सूचकांक है, जो क्या है, विश्व के प्रमुख देशों की 181 लगभग 181 देशों की जो लिस्ट निकालता है जोखिम सूचकांक की, जो अपने महामारी और इन सब को मिलाकर, आपातकाल और इसके अलावा जो डिजास्टर हैं उनको लेकर जो विश्व जोखिम सूचकांक जो 2020 निकाला गया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी। ऑप्शन है आपके पास 44, 67, 89 और 96। तो क्या हो जाएगी, 89 जो भारत की रैंक क्या थी, 89वें नंबर पर था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, नई दिल्ली, नागपुर, मुंबई या फिर अहमदाबाद। तो जो न्याय कौशल उद्घाटन कहाँ किया गया है, नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जो सुखोई 30 जो विमान है उससे किसका सफल परीक्षण किया गया है, तो दोस्तों ब्रह्मोस का। ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो इंडिया और रूस दोनों की संयुक्त रूप से डेवलप की गई मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की थी। जो अप्रत्यक्ष चुनाव की निर्वाचन प्रणाली है वो किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी या प्रारंभ की गई थी। 1856 में, 1956 में, 1982 में या फिर 1892 में। तो दोस्तों कब शुरुआत की गई थी अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की, पहली बार 1892 में, 92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। दोस्तों कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी, हैदराबाद, कोचिन, त्रावणकोर या पुदुकोट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो रियासत थी हैदराबाद रियासत थी, जिसने भारत में शामिल होने से, भारत या फिर ना ही पाकिस्तान, दोनों में किसी में भी शामिल होने से मना कर दिया था शुरुआत में, लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे भारत में मिलाया था, हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के देश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन एक तरह से अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। जो 1946 में कौन सा प्लान आया था जिसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान या फिर कैबिनेट मिशनरी प्लान। तो क्या आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेड क्लिप, 49 डिग्री समांतर रेखा, 38 डिग्री समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा। तो क्या हो जाएगा? रेड क्लिप रेखा जो है वो किसके बीच में दोस्तों? आपको पता है इंडो पाक के बीच में, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा है, जो सर रेड क्लिप ने खींची थी। 49 डिग्री समांतर रेखा, 49 डिग्री 49वीं समांतर रेखा किसके बीच में है दोस्तों? अमेरिका और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट है 38 डिग्री समांतर रेखा, ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। 17 डिग्री समांतर 17वीं समांतर रेखा किसके बीच में आएगी दोस्तों? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रेड क्लिप रेखा किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। 49वीं समांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच में। 38वीं समांतर रेखा है नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। और 17वीं जो समांतर रेखा है वो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 38 डिग्री समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित हैं? सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित हैं? पूर्वी कैरिबियन सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या भूमध्य महासागर में? यह आंसर आपको याद होगा, हिंद महासागर में क्या है? सेशेल्स द्वीप स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम सबसे पहली बार 1955 में रखा गया था, लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो वर्तमान में अस्तित्व है उसका 1955 के पहले नाम क्या था? ऑप्शन है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर पूछ लिया जाए कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1955 में। अगर पूछ लिया जाए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई का पुराना नाम है उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 27 जनवरी 1921 में। कब हुई थी? 27 जनवरी 1921 में। चलिए हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC उत्तर दीजिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो D विकल्प को चुनना है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसमें अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही ध्वस्त कर सकती है, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों अणु अस्त्रों की शक्ति बिल्कुल सही है, संपूर्ण पृथ्वी को ही, यहां पर ही नहीं आएगा, संपूर्ण पृथ्वी को ध्वस्त कर सकती है, सीधा ऐसे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर में कैसा वातावरण उपस्थित है? कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो घर में कैसा वातावरण उपस्थित है? तो दोस्तों वातावरण उपस्थित नहीं होता है, वातावरण रहता है। तो ये ऐसा हो सकता है घर में कैसा वातावरण है, तो आप सीधा सा यहाँ पर उपस्थित रिमूव कर दोगे तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसकी त्रुटि भी क्लियर हो जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका भी? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे हैं, मुहावरों का अर्थ बताना है। टस से मस नहीं होना। तो दोस्तों टस से मस नहीं होने के लिए मुहावरा है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? कठोर हृदयी होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह नहीं बदलना या धैर्य पूर्वक सहन करना। तो दोस्तों टस से मस होना का आप अगर देखोगे तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जगह नहीं बदलना। या फिर अगर आपको बेटर ऑप्शन अगर इस टाइप से मिलता है कि टस से मस नहीं होना का मतलब क्या हो जाएगा? अपनी ही बात पर अड़े रहना। तो क्या हो जाएगा? अपनी बात पर अड़े रहना। अगर ये वाला ऑप्शन बेटर है, अगर आपको मिलता है ऑप्शन में, तो आप पहले ये टिक करते हैं, अदरवाइज आप जगह नहीं बदलना भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूंजी भांग न होना। इसका मतलब होगा नशे में चूर होना, दरिद्र होना, होश में न रहना या फिर धोखा देना। तो दोस्तों भूंजी भांग न होना मतलब घर में केवल भूंजी भांग तक नहीं है, मतलब इतना गरीब आदमी है या फिर इतना दरिद्र आदमी है। दरिद्र होना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम को छांटिए। मतलब ऑपोजिट बताना है, विलोम शब्द आपको बताना है। उत्थान का अभ्युत्थान, वरिष्ठ का ज्येष्ठ, पुरस्कार का पारितोषिक, मधुर का कटु। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुर का कटु इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करिए। जिसकी वर्तनी सही हो उसका चयन करना है। आशीर्वाद जो वर्ड लिखा हुआ है इसकी वर्तनी कौन सी है? आप एक बार पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन, फिर आंसर बता दीजिए।
तो दोस्तों आपने पढ़ लिए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर जो है अपने को देखते ही लग रहा है, आशीर्वाद क्या हो जाएगा? ये जो ऊपर का है ये जो रत्ता है रर्रा, इसका प्रोनाउंसिएशन पहले किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरिति। प्रेरिति बिल्कुल कुछ नहीं होता है, प्रेरित, प्रेरित या प्रेरित, तो क्या हो जाएगा? प्रेरित में र में कौन सी मात्रा लगती है दोस्तों? छोटी ई की मात्रा लगती है, तो क्या सही हो जाएगा? प्रेरित बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों लेखक, शिक्षक, वकील, ये तीनों क्या है? पूरी एक जाति को बोध कराते हैं। लेखक जो है पूरी लेखक जाति का बोध कराता है, शिक्षक पूरे शिक्षक जाति का, वकील पूरी वकील जाति का, लेकिन जो मीठा है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 2, 10, 6, 7। दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहां पर 10 टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑप्शन 11 मिलता है तो आप 11 को प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा छत्रसाल का युद्ध देश अद्भुत था। जो महाराजा छत्रसाल थे उनका युद्ध कैसा था? पारंगतता थे। युद्ध छत्रसाल का युद्ध पारंगतता था, गुण था, कौशल था, बल था। तो युद्ध का क्या होता है दोस्तों? कौशल होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा? महाराजा छत्रसाल का युद्ध कौशल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे की भावना से देखता है? हीनता, नीचता, लज्जा या कुंठा? तो नीचता की भावना से देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित को आवेदन करे, उचित विचार को आवेदन करे? नहीं होगा। उचित अधिकारी को आवेदन करे, उचित प्रकार को नहीं, उचित प्रकार से होता तो सही होता, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। उचित माध्यम को, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? उचित अधिकारी को आवेदन करे। निंदकों द्वारा से लाभ होता है? आरोपण से, दोषारोपण से, निरूपण से या निदान से? तो दोस्तों जो निंदक हैं, जो अपनी बुराइयां करने वाले लोग हैं, उनके दोषारोपण, वो अपने ऊपर दोष लगाते हैं, उनसे तो लाभ ही होता है, अपनी गलतियां अपने को समझ में आती हैं, तो दोषारोपण से क्या होता है? लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचहरी का, जिस प्रकार कचहरी का संबंध न्याय से है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिस प्रकार कचहरी का संबंध न्याय से है उसी प्रकार विद्यालय का संबंध क्या शिक्षा अध्यापक से होगा, शिक्षा से होगा, विद्यार्थी से होगा, प्रधानाचार्य से होगा? तो दोस्तों कचहरी में क्या मिलता है? न्याय मिलता है, तो विद्यालय में क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार को प्लस और कोलन है उसको माइनस लिखा जाए तो नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। क्या लिखा हुआ है? 39, 23, 21 और 5। अगर स्टार की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं दोस्तों? प्लस लिख देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा प्लस, ये कोलन की जगह पर माइनस, और यहाँ जो स्टार है वहां पे उसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा? प्लस। तो इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, तो 39 + 23 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 12, बचा 2, 2 और 1 3, 3 5, 3 3 6, मतलब 62। अब इसमें +5 और करते हैं तो क्या हो जाएगा? 67 और -21 करेंगे। आप इसको आराम से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 46। तो दोस्तों आज का एसएससी जीडी का जो मॉडल पेपर है यही समाप्त करते हैं। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपने पुराने क्वेश्चन अभी तक भी नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी जीडी मॉडल पेपर में आप पुराने पेपर्स देख सकते हैं। और ऐसे ही पुराने दोस्तों बायोलॉजी की भी अपन ने सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसमें अपन लगभग 5000 के आसपास क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। उसमें से अपन ने 12 से 13 वीडियो अपन देख चुके हैं। आपने अगर बायोलॉजी के भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंप्यूटर के भी अपने प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। दूसरी बात एक और कि जो प्रमुख दिवस हैं उनका वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, प्रमुख दिवस के ऑब्जेक्टिव वाला। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो नई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय।